हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन इन माय चैनल। आज इनडिटर्मिनेसी का 5वां लेक्चर, जिसमें कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करवा रहे हैं। तो अभी तक जो मेथड हमने बताए इनडिटर्मिनेसी ज्ञात करने के लिए, उन मेथड के आधार पर एक समरी के रूप में हम कुछ क्वेश्चन ऐसे ले रहे हैं जिनको हम प्रत्येक मेथड से हल करके बताएंगे कि इस मेथड के द्वारा कैसे हल होगा, दूसरे मेथड से कैसे हल होगा, शॉर्टकट मेथड से कैसे हल होगा। तो एक कंपैरेटिव सॉल्यूशन है। हम को एक्चुअली करना तो एक ही है, लेकिन सभी का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि तीनों प्रकार के मेथड जो हैं उनसे यही एक क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। तो देखते हैं। हमने पीछे बताया था कि हमारे पास जो फ्रेम या स्ट्रक्चर वो ट्रस होते हैं, ये कुल कैटेगरी इनकी 4 होती हैं। इनको 4 केस में हमने डिवाइड किया था। एक तो पिन जॉइंटेड ट्रस लिया था, ये 2D और 3D 2 प्रकार के हो गए। इसी तरीके से फ्रेम थे रिजिड जॉइंटेड, वो भी हमारे 2D या 3D। तो टोटल हमारे 4 केस बने थे। तो चारों केस में के क्वेश्चन हम अलग अलग लेते हुए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए केस 1 हमने लिया है 2D ट्रस का। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन 1 हमने लिया है, ये फिगर में बना हुआ है। ये कैंटिलीवर ट्रस है। इसमें ये 2 सपोर्ट हैं। इस सपोर्ट के बाद हमने जो मेथड पढ़ाए हैं अभी तक, एक तो डायरेक्ट एस्टिमेशन मेथड पढ़ाया था, इसको डायरेक्ट अप्रोच मेथड भी बोलते हैं। तो ये डायरेक्ट एस्टिमेशन मेथड में के द्वारा इसको हल किया गया है। तो पहले देखिए डायरेक्ट एस्टिमेशन मेथड 2D ट्रस के केस में, यानी पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर जो होते हैं वो 2D फ्रेम अगर है तो ये हम पीछे फार्मूला बता चुके हैं, उसी को यहाँ पर डायरेक्ट एस्टिमेशन मेथड में जो फार्मूला ट्रस के लिए लिया गया है वो भी 2D ट्रस, तो उसके लिए है m+re-2j होता है। बस इसी फार्मूले में हम नंबर ऑफ मेंबर यहाँ से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। इस तरह से नंबर ऑफ मेंबर 7 हो गए। रिएक्शंस कितनी हो गई? ये हमारा पिन जॉइंटेड सपोर्ट है, कब्जेदार हिंज है, तो इस पर 2 हो गया, इस पर 2 हो गया, 4 हो गया। RE की वैल्यू 4 आ गई। और 2J यानी जॉइंट देख लीजिए, 1 2 3 4 और 5। ये 5 जॉइंट हैं, यहाँ पर जॉइंट नहीं होता, तो ये 5 जॉइंट हैं। J की वैल्यू 5 हो गई, यहाँ J की वैल्यू 5 रख ली। तो इस तरह से जब हमने ये सॉल्व किया तो ये हमारा 1 आ गया। 7 + 4 11 हो गया, और 2 5 या 10 हो गया। 11 - 10 = 1। इस तरह से DS की वैल्यू हमको डायरेक्ट ज्ञात हो जाती है। इसमें डायरेक्ट एस्टिमेशन मेथड की एक विशेष बात आप ध्यान रखेंगे कि इसमें टोटल डिटर्मिनेसी जो होती है स्टैटिक, वो ज्ञात होती है। अलग से एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी और इंटरनल इनडिटर्मिनेसी इस फार्मूले के द्वारा ज्ञात नहीं होते। तो जब हमको डायरेक्ट टोटल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ज्ञात करनी हो, DS की वैल्यू ज्ञात करनी हो, तब हम इस फार्मूले का प्रयोग करके निकालते हैं। तो दूसरा केस है सेपरेट मेथड। एक्चुअली ये सेपरेट मेथड क्या है? जब हमको किसी क्वेश्चन में अलग से ये पूछ दिया जाए कि एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कितनी है और इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी की वैल्यू क्या है, तो हमको दोनों को अलग अलग भी निकालना होगा। उस केस में जो है ये हमारा सेपरेट मेथड है, जहाँ पर दोनों की अलग अलग वैल्यूज़ ज्ञात की जाती है। दोनों के लिए अलग अलग फार्मूले हमने पढ़ाए थे। तो DSE बराबर RE-3 होता है पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर के लिए, और ये हमारा RE-3 2D फ्रेम के लिए भी होता है। इसमें देखिए 2 ही फार्मूले हैं DSE की वैल्यू के लिए, RE-3 और RE-6। तो 2D फ्रेम चाहे पिन जॉइंटेड हो चाहे रिजिड जॉइंटेड हो, दोनों में RE-3 रहेगा। इसी तरीके से अगर 3D फ्रेम है, चाहे वो पिन जॉइंटेड है या 2D रिजिड जॉइंटेड है,
दोनों में RE-6 होगा। तो ये हमारा कॉमन फार्मूला है RE DSE के लिए, DSE = RE-3, चूँकि ये 2D फ्रेम है। तो अब RE यहाँ पर काउंट कर लीजिए, 2 + 2 4 हो गया, तो 4 - 3 = 1। ये DSE की वैल्यू जो है 1 आ जाती है, एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। इसके बाद इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी का इसका जो फार्मूला ध्यान करें तो ये आता है m-2j-3। तो m-2j-3 ये फार्मूला है। इसमें हमने m की वैल्यू भी काउंट की थी 7, नंबर ऑफ मेंबर जॉइंट काउंट किए थे 5, तो ये और ये -3, तो ये हो गया 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया 7, तो 7 में से 7 गया 0। यानी इस तरह से DSI की वैल्यू जो है हमारी 0 यहाँ से निकल जाती है। तो जब DSI 0 निकल गया तो टोटल DS कैसे निकलेगा, इन दोनों का सम करने पर, यानी 1 और 0 को जोड़ देंगे, 1 और 0 को, तो टोटल DS की वैल्यू 1 आ गई। ये हमारी सेपरेट मेथड से भी इसकी वैल्यू 1 आई है, डायरेक्ट एस्टिमेशन मेथड से भी इसकी वैल्यू 1 आई है। तो वैल्यू तो सेम रहेगी, हम किसी भी मेथड से हल करें। तो यहाँ हमने दोनों मेथड्स के द्वारा एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करके कंपैरेटिव स्टडी की है कि क्या फ़र्क है, कि इस स्टेप में अंतर आता है। इसके बाद आता है शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड हमने जब बताया था तो ये बताया था कि शॉर्टकट मेथड एक्चुअली DSI ज्ञात करने के ही एक शॉर्टकट विधि है। DSC ज्ञात करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये फार्मूला स्वयं में अपने में शॉर्टकट है। तो DSC का फार्मूला स्वयं ही बहुत छोटा है, मौखिक वर्बल लगाया जा सकता है। इसलिए DSI का लिए जो ये फार्मूला प्रयोग करके हम वैल्यू निकालते हैं, ये ना निकाल करके हम डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से जो है DSI की वैल्यू मौखिक बिना किसी सॉल्यूशन के हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ हमने बताया था कि DSI ऑफ ए ट्रायंगल इज 0, DSI ऑफ ए ट्रायंगल इज टेकन इक्वल टू 0। तो इस फ्रेम में देख लीजिए कि ट्रायंगल कितने बन रहे हैं। एक ट्रायंगल हमारा ये क्लियर कट बन रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ चूँकि जॉइंट नहीं है, ये हमारा 3 मेंबर ये हैं, एक मेंबर ये है। अब यहाँ एज्यूम करिएगा अगर इनमें से हम एक मेंबर हटा दें तो यहाँ पर इसकी क्या स्थिति आ जाएगी। यहाँ पर एक मेंबर ये शॉर्ट है, इसमें एक मेंबर एक्सिस है। अगर ये पूरा फ्रेम चौकोर जो है यहाँ पर भी जुड़ा होता तो एक मेंबर, तब ये 4 का फ्रेम बनता, उसके बाद एक मेंबर यूँ जोड़ा होता तो 2 ट्रायंगल क्लियर कट बन जाते। इसको यहाँ ऐसे समझ सकते हैं, यानी ये इस तरह से होता, 4 फ्रेम ये होते और एक मेंबर केवल ये होता, तब ये 2 ट्रायंगल में ये वाला भाग बट जाता। अब ज़रा देखिए यहाँ पर क्या हुआ। इस हिस्से को जब हम कंपेयर करते हैं इस हिस्से को, तो इस हिस्से को कंपेयर करने पर ये पा रहे हैं कि ये मेंबर एक्सिस में है ज़्यादा, यानी ये मेंबर लगा हुआ तो ये वाला मेंबर जो है एक्सिस में हो गया, ये एक्सिस में हो गया, और ये हमारा मेंबर शॉर्ट है। यहाँ पर है मेंबर, यहाँ नहीं है, तो एक मेंबर कम है और एक मेंबर ज़्यादा है। इसका मतलब कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पर हम इसीलिए DSI की वैल्यू 0 लिख देते हैं। तो इसको यहाँ एक मेंबर शॉर्ट, अच्छा इसमें हम ये भी कह सकते हैं चूँकि यहाँ जॉइंट नहीं है तो एक ट्रायंगल ये बन गया और एक ट्रायंगल ये बन गया, ना कोई कमी है ना कोई ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम इसीलिए DSI की वैल्यू 0 लिखते हैं। तो ये हम मौखिक ही फिगर देख करके ही केवल लिखा जा सकता है, इसी आधार पर इसको शॉर्टकट मेथड कहा गया है। और जब ये दोनों वैल्यूज़ ज्ञात हो जाए तो टोटल DS हमारा 1 + 0 = 1 हो गया। तो किसी भी मेथड से क्वेश्चन किया हो, तीनों में वैल्यू जो है आंसर हमारा एक ही आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमने ये क्वेश्चन लिया है, इसमें DS हम निकालते हैं डायरेक्ट एस्टिमेशन मेथड में। और इसको पहले ये समझ लें कि ये क्वेश्चन जो है किस कैटेगरी में आता है, किस केस के अंतर्गत आता है। ये 2D ट्रस है, तो ये ट्रस मेंबर तो स्पष्ट दिख रहा है, ट्रस है और 2D फ्रेम में है, तो ये 2D ट्रस का क्वेश्चन हुआ। फार्मूला यही लगेगा जो ऊपर लगाया था। नंबर ऑफ मेंबर इसमें काउंट कर लीजिए,
1 2 3 4, 4 तो ये हो गए आसपास के, 4 और 5 और 6 ये हो गए, फिर 7 और 8 ये हो गए, और 9 और 10 ये हो गए। इस तरह से m की वैल्यू 10 आ गई। आर ई बराबर 4, चूँकि दो हमारे हिंज हैं, दोनों हिंज पर 2 की आर ई की वैल्यू होती है, 2 रिएक्शंस होती हैं, इसलिए 2 + 2 4, आर ई की वैल्यू 4 हो गई। और जे हमारा 5 है, 1 2 3 4 और 5, केवल 5 जॉइंट है इसमें, तो 2 × 5, पर इसको सॉल्व किया तो ये 4 आ गया। अब इसको अगर हम सेपरेट मेथड से करते हैं तो पहले DSC निकालिए, आर ई -3, आर ई बराबर 4 है, तो 4 में से 3 गया 1, ये हमारा 1 आ गया, हमारा DSC की वैल्यू आ गई। और DSI की वैल्यू के लिए यही फार्मूला लगा देंगे, तो m - 2j - 3, m की जगह 10 रखेंगे, j की जगह 5 रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये भी 3 आ जाएगा। और इस तरह से जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये 1 + 3 = 4, ds बराबर 4 आ गया। देखिए, सेपरेट मेथड की एक विशेषता ये है कि इसमें हमको DSC की भी वैल्यू ज्ञात हो जाती है, DSI की अलग से वैल्यू ज्ञात हो जाती है, और टोटल DS की वैल्यू भी ज्ञात हो जाती है। इस मेथड में केवल DS की वैल्यू प्राप्त होती है। अब इसी मेथड का शॉर्टकट मेथड करने के लिए DSC तो जैसे इसमें निकाला है 4 - 3 = 1, ये वैसे ही मौखिक निकाल लिया जाएगा। DSI बराबर 3, ये कैसे, यहाँ पर देखिए, अब इसमें DSI ट्रायंगल, अगर हमारा प्योर ट्रायंगल है तो उसकी DSI की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ देखिए, ट्रायंगल के लिए ये हमारा 4 भुजाओं का एक फ्रेम है, चौकोर। इस फ्रेम में ये क्रॉस में 2 मेंबर लगे हुए हैं। अगर इनमें से एक मेंबर हम कट कर दें तो ये क्लियर कट चौकोर हिस्सा जो है 2 ट्रायंगल में बढ़ जाएगा। इसका मतलब एक मेंबर तो इनमें से माइनस कर दीजिए, यानी ये एक्सिस में लगा हुआ है, एक्स्ट्रा है, तो एक मेंबर एक्स्ट्रा ये हुआ। इसके बाद ये ऊपर वाला देखिए ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये 2 मेंबर अलग से एक्स्ट्रा जा रहे हैं, ये बीच में भी यहाँ आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, तो ये दोनों मेंबर जो हैं बिल्कुल एक्स्ट्रा है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं। अगर ये ना होते तो भी हमारा ये स्ट्रक्चर देखिए इसी तरह से दिखाई देता, ये बन जाता, और एक इसमें से हटा दीजिए तो ये बनाए रखिए, बस। हमारा ये क्लियर कट, 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, ये बच गया। अब इसको इस फिगर में कन्वर्ट करने के लिए कितने मेंबर एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दिए गए हैं, तो एक तो देखिए इधर से इधर जोड़ा गया ये वाला, और 2 ये वाले जोड़े गए इधर से, तो ये 3 मेंबर एक्स्ट्रा हैं। तो 3 मेंबर एक्स्ट्रा है, इसका मतलब DSI की वैल्यू 3 है। बस DSI की वैल्यू डायरेक्ट इसी आधार पर लिखी जाती है पिन जॉइंटेड ट्रस में, कि प्योर ट्रायंगल्स की आकृति में कितने मेंबर एक्स्ट्रा डाल दिए गए हैं, जहाँ पर ये ट्रायंगल को डिस्टर्ब कर रहे हैं, या ट्रायंगल में अतिरिक्त भुजाएं, इनको हटा देने पर शुद्ध ट्रायंगल बच जाएं। जब शुद्ध ट्रायंगल किसी ट्रस में बच जाते हैं तो फिर उनकी DSI की वैल्यू 0 होती है। तो चूँकि यहाँ 0 नहीं है, 3 मेंबर एक्स्ट्रा हैं, इसीलिए DSI का मान 3 लिखा गया है। तो ये DSI की वैल्यू 3 हो गई, और बाकी तो दोनों को जोड़ देंगे, 1 और 3 4, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। अगला हम क्वेश्चन लेते हैं केस 2, ये 3D ट्रस का लेते हैं। 3D ट्रस में ये हमारे 4 मेंबर हैं, ऊपर एक जॉइंट पर जोड़ रहे हैं, नीचे हमारे ये 2 सपोर्ट हैं, ये भी सपोर्ट है, चारों सपोर्ट यहाँ पर पिन जॉइंटेड है। तीनों पर जो है RE की वैल्यू 3 3 3 होगी। तो DS बराबर m + RE - 3j। यहाँ देखिए m + RE - 2j था, ये हमारा 2D ट्रस में था। अब ये 3D ट्रस जो होती है, इसमें 2j के स्थान पर एक जॉइंट पर 3 इक्वेशंस बन जाती हैं 3D के केस में, इसीलिए यहाँ पर 3j आ जाएगा। बाकी m में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी हर मेंबर में एक ही रिएक्शन होती है। तो m + RE मेंबर इसमें देखिए कितने हैं, वर्टिकल मेंबर, इंक्लाइंड मेंबर 4 हैं, तो m की वैल्यू 4 हो गई। RE 3 + 3 + 3 + 3, ये 12 हो गया। RE की वैल्यू 4 हो गई। 3j जॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 और एक 5, तो 5 जॉइंट हैं, तो 5/3
ये कर दिया तो ये 12 4 16 में से 15 गया 1, ये हमारा ds की वैल्यू 1 आ गई, 1 आ गई। तो ये ds हमारा 1 आ गया यहाँ से। अब हम सेपरेट मेथड से करेंगे तो DSE इक्वल टू RE माइनस 6 इसमें करेंगे। देखिए 3D के लिए हमने बताया था कि RE माइनस 6 होता है, 2D के लिए RE माइनस 3 होता है बस। तो ये RE माइनस 6 है, यहाँ पर हमारे RE की वैल्यू 12 है, उसमें 6 कम कर देंगे तो 6 आ गई, तो DSE की वैल्यू 6 निकल गई। अब DSI की वैल्यू देख लीजिए, m माइनस 3j माइनस 6, यहाँ क्या था फार्मूला, m माइनस 2j माइनस 3। इसमें 3D के केस में m माइनस 3j माइनस 6 ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में जो हम यही वैल्यू रखते हैं, m की वैल्यू 4, j की वैल्यू 5, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये हमारा माइनस का 5 आ जाता है। फिर हम इन दोनों को जोड़ते हैं ds निकालने के लिए, ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 5 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा प्लस का 1 बचेगा। इस तरह से यहाँ पर भी ds की वैल्यू 1 आई है, यहाँ पर भी ds की वैल्यू 1 आ गई है, और इसमें DSE की वैल्यू तो उसी तरह से 6 है, और DSI बराबर -5। अब देखिए इसमें -5 कहाँ से लिखा गया, ये देखिए हमारा 3D फ्रेम है, 3D फ्रेम है, 3D ट्रस है। तो जब ये 3D ट्रस है तो इसमें ट्रायंगल बनने चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि इसके इस साइड में भी ट्रायंगल नहीं बन रहा है, क्योंकि नीचे कोई भुजा नहीं लगी है, इसमें कोई मेंबर यहाँ से कनेक्टेड नहीं है, ना इस साइड में ये कनेक्टेड है मेंबर, ना इस साइड में कनेक्टेड है, ना यानी चारों तरफ कोई मेंबर कनेक्टेड नहीं है। मान लीजिए ये चारों मेंबर हम कनेक्ट कर दें, 1 2 3 और 4 मेंबर ये कनेक्ट कर देते हैं, तो साइड के जितने फेस हैं वो सब ट्रायंगल बन जाएंगे। लेकिन ट्रायंगल बनने के बाद जो बॉटम में हमारा चारों मेंबर का एक फ्रेम बनेगा, ये यहाँ से ये हमारा चौकोर बनेगा। इसको ट्रायंगल में डिवाइड करने के लिए इसके डायगोनल में एक मेंबर और कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से कुल कितने मेंबर्स की कमी है, 4 ये साइड के और एक डायगोनल, 5 मेंबर की कमी है, शॉर्टेज है। इसीलिए DSI की वैल्यू इसमें -5 डायरेक्ट लिख ली जाएगी विदाउट एनी सॉल्यूशन। तो ये है, इसीलिए इसको शॉर्टकट मेथड कहते हैं। हाँ, इसका कंसेप्ट या एप्लीकेशन को समझने की ज़रूर आवश्यकता है कि ये हम कैसे संख्या निकालते हैं। यानी हमको अपने फ्रेम को या अपने ट्रस को ट्रायंगल्स में ही डिवाइड करना होता है, या तो फिर ट्रायंगल से अतिरिक्त मेंबर उसमें लगे हुए होते हैं, या फिर कुछ मेंबर कम होते हैं। अगर जो कम होते हैं इसका मतलब डिफिशिएंसी है, और ज़्यादा है तो रिडंडेंट फ्रेम है, यानी एक्सिस में है फ्रेम। तो एक्सिस वाले को प्लस में लिखते हैं DSI की वैल्यू, और जितने मेंबर कम होते हैं उसको माइनस में लिखते हैं। तो यहाँ 5 मेंबर माइनस में है, जोड़ने पर वही 1 आ जाता है। एक क्वेश्चन और इसी का देखते हैं। ये हमारा 3 बेस का है, 3 भुजाएं बट इंक्लाइंड हैं, और बेस में ये भुजाएं कनेक्ट हैं, यहाँ से यहाँ तक ये कनेक्ट है भुजा, एक यहाँ से मेंबर कनेक्ट है, एक मेंबर यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट है। हम इसके साइड के फेस देखते हैं, इसमें प्योर ट्रायंगल बन रहा है, इधर भी प्योर ट्रायंगल बन रहा है, और ये पीछे वाला भी प्योर ट्रायंगल, और बेस में भी प्योर ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पर कोई भी फेस ऐसा नहीं है जहाँ पर ट्रायंगल ना हो। तो ये 3D ट्रस है, सारे ट्रायंगल बन रहे हैं। तो अब इस बात को भी ध्यान रखेंगे जब शॉर्टकट मेथड हम निकालेंगे। तो पहले तो DS बराबर m + RE - 3j, यही फार्मूला लिख लीजिए। मेंबर हमारे 1 2 3 4 5 6, 3 नीचे और 3 साइड में, तो ये 6 हो गए, 6 प्लस RE का मान 7, इसमें 2 हमारे ये फ्रेम हिंज हैं। 3D में जो हिंज सिरे पर अननोन रिएक्शंस होती हैं वो 3 होती हैं। 3D में इसमें 3 रिएक्शंस अननोन हो जाए, केवल मोमेंट हमारा फ्री होता है, बाकी RX RY RZ तीनों हमारी रिएक्शंस जो है अननोन है। तो इसलिए 3 यहाँ पर होंगी, 3 यहाँ पर होंगी। ये रोलर है, रोलर पर हमेशा 1 होती है, तो 3 + 3 + 1 ये 7 टोटल RE की वैल्यू होगी। और J जॉइंट कितने हैं, 1 2 3 और एक 4 जॉइंट हैं, तो 3 × 4 यहाँ पर हो जाएगा, बस 6 + 7 -3 × 4 सॉल्व किया तो ये 1 आ गया। इस तरह से इसकी जो है टोटल डिटर्मिनेसी जो है 1 के बराबर है। अब हम सेपरेट मेथड में देखते हैं।
DSC RE माइनस 6 लिखेंगे। RE का मान अभी 7 निकाला, 7 में से 6 गया, 1 हो गया। DSI निकालेंगे, M माइनस 3J माइनस 6 इसका फार्मूला है। तो M की जगह 6, J की जगह 4, तो J की जगह 4 और ये -6, इसको सॉल्व किया तो ये 0 आ गया। इसका मतलब DSI इसका 0 है। जोड़ दिया, DS बराबर 1 + 0 यानी 1। यहाँ पर भी 1 था, यहाँ पर भी 1 है। इस तरह से ये न्यूमेरिकली निकल आएगा। अब शॉर्टकट मेथड में ज़रा देखिए, DSC तो हमारा एज इट इज उसी तरह से 7 - 6 = 1। DSI कैसे निकाल रहे हैं? DSI 0 क्यों लिखा गया है? DSI इसलिए लिखा गया कि इसके साइड में एक ये 3 फेस हैं, तीनों ट्रायंगल है, बेस में भी ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल की DSI 0 होती है। इसमें सभी जगह हर पूरा स्ट्रक्चर हमारा ट्रायंगल का बना हुआ है, इसलिए DSI की वैल्यू डायरेक्ट 0 लिखी जाएगी, क्योंकि सभी ट्रायंगल हैं, ना कोई कम है ना कोई मेंबर ज़्यादा है, इसलिए DSI 0 है। तो 1 + 0 = 1 यहाँ पर भी हो गया। केस 3 इसके बाद देखते हैं। 3D फ्रेम है। अब ये हमारे रिजिड फ्रेम है, फ्रेम लिया है यहाँ पर हमने शब्द, ये 2D फ्रेम है। तो ये 2D फ्रेम है, ये इनके जॉइंट रिजिड हैं, ऊपर जॉइंट पिन जॉइंटेड थे, वो ट्रस थी, ये हमारे फ्रेम हैं। एक एग्जाम्पल लिया है क्वेश्चन 5। ये देखिए मेंबर ऐसे वर्टिकल गया है, ये वर्टिकल गया है, ये वर्टिकल गया है, यहाँ जोड़ा हुआ है, यहाँ जोड़ा हुआ है और बीच में ये मेंबर कनेक्टेड है। यहाँ पर एक जो है वर्टिकली गाइडेड रोलर लगा हुआ है, यहाँ पर भी वर्टिकली गाइडेड एक रोलर लगा हुआ है, यहाँ पर हॉरिजेंटल गाइडेड रोलर लगा हुआ है और ये भी हॉरिजेंटल गाइडेड रोलर लगा हुआ है। तो इन रोलर्स पर, ये हॉरिजेंटल गाइडेड रोलर है, यहाँ पर एक रिएक्शन जो है रिलीज हो जाती है। कौन सी? हॉरिजेंटल वाली। इसमें भी हॉरिजेंटल वाली एक रिएक्शन रिलीज हो जाती है। तो ये रिलीज रिएक्शन 1 हो गई, इसकी रिलीज रिएक्शन 1 हो गई। ये वर्टिकली गाइडेड है, इसमें वर्टिकल रिएक्शन रिलीज हो जाएगी। तो वर्टिकल रिएक्शन रिलीज हो जाएगी तो RE की वैल्यू, RR की वैल्यू इसमें भी 1 होगी रिलीज रिएक्शन, और इसमें भी रिलीज रिएक्शन 1 हो जाएगी। इस तरह से टोटल रिलीज रिएक्शंस कितनी हो गई? 1 + 1 + 1 + 1, यानी 4 रिएक्शंस हमारी रिलीज रिएक्शंस हैं। सपोर्ट देख लीजिए, ये हमारा फिक्स जॉइंट है, ये भी फिक्स जॉइंट है और ये हमारा हिंज जॉइंट है, इसको हम हिंज जॉइंट कहेंगे। इसकी जो वो अननोन रिएक्शंस कितनी होंगी? इसमें 2 होंगी हिंज पर। ये चूँकि फिक्स है, यहाँ पर 3 होंगी, यहाँ पर 3 होंगी। तो ये 3 3 6 और 2 8, RE की वैल्यू 8 हो गई। 3M, इसमें 10 मेंबर है। अब ज़रा मेंबर देखिए कैसे इसमें काउंट किए हैं। 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 7 8 9 10। अलेवन 12, इसमें ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पर जब वर्टिकली गाइडेड रोलर लगा हुआ है, इस जगह पर हमने इसको जॉइंट कंसीडर नहीं किया। ये हमने पीछे बताया था कि अगर जहाँ रिएक्शन रिलीज हो रही हो, जैसे इंटरनल हिंज हो या ये रिलीज रिएक्शन वाले कोई भी सपोर्ट बीच में मेंबर में जो आ रहे हों, तो इसको अगर हम जॉइंट कंसीडर नहीं करते हैं तो इस पूरे को एक मेंबर मान लीजिए और इसे जॉइंट मत कंसीडर कीजिए। हाँ, हम ये भी चाहते हैं अगर इसे हम जॉइंट की गिनती में गिन लेते हैं तब हमको ये दोनों मेंबर, ये 2 मेंबर के रूप में गिनने पड़ेंगे। यहाँ हमने यहाँ से यहाँ तक केवल एक ही मेंबर गिना है और इसको जॉइंट नहीं माना है। तो वही देखिए काउंटिंग फिर से एक बार देखिए, 1 2 3, 3 मेंबर ये हो गए, 4 5 और 6 ये मेंबर हो गए, और 6 के बाद फिर 7 और 8 9 और 10। इस तरह से M जो है नंबर ऑफ मेंबर हमारे 10 हो गए। RE हमारा 8 अभी आ गया था, 3 + 3 + 2 3J। जॉइंट कितने हो गए? 9। तो जॉइंट देख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमने बीच वाले को किसी को जॉइंट नहीं माना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से 9J की वैल्यू हो गई। बस RR रिलीज रिएक्शन 1 + 1 + 1 + 1 4 हो गया।
ये सारी वैल्यूज़ आ गई। यहाँ से हमारी ds की वैल्यू 7 आ गई। सेपरेट मेथड में DSC बराबर RE-3 लिखेंगे, 2D फ्रेम है तो RE-3 लिखेंगे तो RE की वैल्यू 8 है, तो 8 - 3 = 5 हो गया। और DSI जो है हमारा 3M - 3J - 3 + RR, ये इसका फार्मूला होता है फ्रेम के लिए। अब यहाँ पर ज़रा कंपेयर करें, पिन जॉइंटेड ट्रस में M - 3J - 6, तो यहाँ पर M हुआ करता था, इसमें 3M होता है। क्योंकि हमारे जो फ्रेम है उसमें एक मेंबर में 3 रिएक्शंस होती हैं अननोन, तो 3M इसीलिए लिखा गया। 3M - 3J - 3 + RR, ये इसका फार्मूला होता है, पीछे बता चुके हैं। तो ये फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे कि किस केस में कौन सा फार्मूला लागू होता है। तो इस फार्मूले में हमने वही M की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 10, J की 9 और RR की 4 सॉल्व किया, ये 2 आ गया। तो इसकी वैल्यू 5 आ गई, इसकी 2 आ गई, दोनों को हमने सम किया तो ये टोटल हमारी DS की वैल्यू 7 आ गई। यहाँ से भी DS 7 आया था, यहाँ से भी DS 7 आ गया। अब आइए शॉर्टकट मेथड में देखते हैं। तो DSC तो हम पहले की तरह से 8 - 3 यानी 5 निकाल लेंगे। DSI की वैल्यू ज़रा देखिए, इसमें जो फार्मूला होता है DS 3C - R होता है। इसका ध्यान रखेंगे कि 2D फ्रेम जब भी आएगा तो इसका शॉर्टकट फार्मूला फॉर DSI वो होगा 3C - RR, और 3D के लिए तो 6C - R रहता है। उसमें इसमें 3C रहता है, उसमें 6C रहता है। तो ये 3C - R, इसमें C क्या है? C इज़ द नंबर ऑफ लूप। C जो है नंबर ऑफ लूप है। अब ज़रा इसमें फिगर में देखिए, हमारा ये फ्रेम है, ये एक गोल घेरा बना हुआ है, गोल नहीं चौकोर, मतलब फ्रेम घेरा बन गया है, कंप्लीट ट्रेवर्स बन गया है, क्लोज्ड, ये भी एक क्लोज्ड घेरा बन गया है। तो यही लूप कहलाते हैं। एक लूप ये हो गया, एक लूप ये हो गया। यहाँ चूँकि ये नीचे से खुला हुआ है तो ये लूप नहीं है, तो इस पूरे मेंबर में केवल 2 लूप हैं। तो 2 लूप हैं, इसका मतलब C की वैल्यू 2 है। तो C की वैल्यू जो हम 2 रखेंगे तो 3 × 2 ये हमारा 6 हो जाएगा। 6 - 4 = 2 ये आ गया। बस 5 और 2 जोड़ देंगे तो वही 7 आ जाता है, जैसा कि पीछे यही वैल्यू 7 आई है। तो ये हमारा शॉर्टकट मेथड से भी 7 वैल्यू आ जाती है। क्वेश्चन 6, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। यहाँ पर एक रोलर हिंज लगा हुआ है, ये हमारा इंटरनल हिंज लगा हुआ है। यहाँ पर एक साइड में स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग सपोर्ट है, और ये हमारा हिंज सपोर्ट है, और ये हमारा फिक्स सपोर्ट है। तो फिक्स की रिएक्शन 3 होती है, इसकी 2 होती है, और ये स्प्रिंग सपोर्ट जो होता है इसकी जो है रिएक्शन 1 होती है, इसमें केवल एक्सियल वाली। तो ये इसमें 1 होती है, इसमें 2 होती है, इसमें 3 होती हैं। DS की वैल्यू यहाँ उसी फार्मूले में रखेंगे, 3M + RE - 3J + RR। इसमें नंबर ऑफ मेंबर ज़रा काउंट कर लें, 1 2 3, 1 2 3 ये हो गए, 4 और 5। यहाँ पर M का मान 7 रखा है। तो यहाँ पर देखिए हमने बताया था कि जैसे इंटरनल हिंज यहाँ पर आया तो आप 2 में से कोई सा काम कर सकते हैं। अगर इसको जॉइंट काउंट करेंगे तो ये मेंबर अलग अलग गिन लीजिए। यहाँ मैंने अलग अलग गिन करके ही ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, देखिए कैसे होगा। तो 1 2 3 ये हो गए, 4 और 5, फिर ये यहाँ 6 और ये 7। इस तरह से 7 मेंबर हैं। तो M की वैल्यू 7 रख लीजिए। RE हमारा ये 6 हो जाएगा, 3 + 2 + 1 और 3J। अब J ज्वाइंट देख लीजिए, ज्वाइंट बॉटम में कितना है, 1 2 3 ज्वाइंट तो ये हो गए, 4 5 6 7 और 8, यानी 8 ज्वाइंट हो गए। तो 3 × 8 ज्वाइंट हो गए, प्लस RR रिलीज रिएक्शंस कितनी हैं। इंटरनल हिंज पर रिलीज रिएक्शन 1 होती है। इंटरनल हिंज जहाँ होता है वहाँ रिलीज रिएक्शन 1 होती है, और ये हमारा रोलर हिंज है। तो रोलर हिंज के कारण तो मोमेंट रिलीज हो गया, और रोलर के कारण एक्सियल फोर्स रिलीज हो गया। तो 2 रिएक्शंस यहाँ पर रिलीज हो जाएंगी।
तो दो रिएक्शन, तो इसलिए दो आर की वैल्यू यहाँ पर होगी और एक यहाँ पर होगी, तो इस तरह से 3 हो गई आर की वैल्यू। बस ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, वैल्यू सॉल्व किया तो ये 0 आ गया। तो इसमें ds इसका 0 आया। यहाँ से देखिए DSC बराबर RE-3 करके निकालेंगे, तो RE हमारा 6 निकला था, 3 6, तो 6 - 3 = 3। ये तो DSC की वैल्यू हो गई। DSI की वैल्यू यही फार्मूला 3m - 3j - 3 + RR। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये -3 आ गया। दोनों को जोड़ दीजिए, 3 और -3 को, ये 0 आ गया। तो DS की वैल्यू 0 यहाँ पर भी आ गई, DS यहाँ से भी 0 है। शॉर्टकट में देखें DSC तो हमारा पहले की तरह से 3 निकलेगा। DSI देखिए 3C - RR से निकाला जाएगा। ये 3C - RR जरा देखिए नंबर ऑफ लूप कितने हैं इसमें। क्या इस फ्रेम में कहीं कोई लूप बन रहा है? यहाँ से भी खुला है, इधर से भी खुला है, कोई भी लूप नहीं बन रहा है। जब कोई लूप नहीं बन रहा है तो C बराबर 0 हो गया। ये C की वैल्यू 0 रखेंगे, तो 3 × 0 माइनस RR की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो -3 हो गया। तो इसका मतलब DSI की वैल्यू -3 निकल आई। तो दोनों को जोड़ दिए, 3 और -3 को जोड़ दीजिए, टोटल DS जो है 0 आ गया। तो जिसमें कोई लूप नहीं बनता उसमें C 0 रख लिया जाता है फार्मूले में। एक अगला क्वेश्चन 7 और लास्ट में है। इस तरह का फ्रेम है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है। यहाँ पर एक ये रोलर हिंज लगा हुआ है, एक ये हमारा सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट। ये इंटरनल हिंज है, ये रोलर सपोर्ट है। बस इसमें भी इसी फार्मूले से ये वैल्यू रख लीजिए। m बराबर 5 इसमें हो गया। देखिए 1 2 3 4 और 5, तो 5 इसमें हमने ये रख लिया। RE के बराबर देखिए 3, इस फिक्स सपोर्ट पर 3 होता है, फिक्स पर इस पर भी 3 होगा, इस पर भी 3 होगा, तो 3 + 3 + 3, और ये है हमारा रोलर सपोर्ट, इस पर 1 होता है। तो टोटल सपोर्ट कितने हो गए रिएक्शंस? ये हमारे 10 हो गए, 3 + 3 + 3 + 1। इस तरह से RE की वैल्यू 10 हो गई। -3j ज्वाइंट जरा देखिए, 1 2 3 4 और 5। चूँकि हमने इनको अलग अलग गिना था इसलिए इनको ज्वाइंट में काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 और 5, जे की वैल्यू एक ज्वाइंट यहाँ बीच में भी है, 1 2 3 4 5 और 6, तो जे की वैल्यू 6 हो गई। 3 × 6 + 1 RR का मान। अब RR केवल इसी में हो रहा है। RR जो है रिलीज रिएक्शन हमारी किस पर है? इंटरनल हिंज पर। तो ये हमारी 1 की वैल्यू हो गई। इसको सॉल्व किया हमारा हमने तो 6 आ गया। अलग अलग निकाला। RE की वैल्यू 10 थी, इसमें से 3 घटाया तो 7, तो DSE निकल गया। और DSI 3m - 3j - 3 + RR से निकाला, तो ये -1 आ गया। और 7 और -1 को जोड़ा तो ये 6 आ गया। यहाँ से भी 6 है, यहाँ से भी 6 आता है। शॉर्टकट मेथड में देखिए DSE तो हमारा पहले की तरह से ये है। DSI जरा देखिए 3C - RR। देखिए इसमें C की वैल्यू क्या है। इस फ्रेम में कहीं लूप दिखाई दे रहा है, क्लोज लूप। इसमें भी कहीं भी क्लोज लूप नहीं बना हुआ है। इसका मतलब C की वैल्यू यहाँ पर भी 0 है, तो C की वैल्यू इसमें 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया। -RR का मान 1 था, तो -1 आ गया DSI की वैल्यू। तो 7 - 1 = 6, इससे भी आ गया। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमने डायरेक्ट एस्टिमेशन मेथड से, सेपरेट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से अभी बताए। अभी इसके बाद हम केस 4 3D फ्रेम के भी कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इसके बाद केस 4 जिसमें 3D फ्रेम के से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो कि इस कैटेगरी में आते हैं वो कैसे सॉल्व होंगे। हमें क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। ये हमारा 3D फ्रेम में है, फिगर यहाँ बना हुआ है। ये 4 वर्टिकल पोस्ट हैं और 4 ये हॉरिजेंटल मेंबर हैं, और यहाँ पर इन 2 स्थानों पर इंटरनल हिंज भी लगा हुआ है। सपोर्ट इसके दोनों फिक्स हैं, ये दोनों हिंज हैं। तो इसका
इंडिटरमिनेसी कैसे ज्ञात की जाएगी, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, तो वो ज्ञात होगी, फार्मूला इसका है 3D फ्रेम के लिए 6m + RE - 6j + RR। फार्मूले में ध्यान रखें, 2D वाले में यहाँ 3m था, यहाँ भी 3m था, इसमें 6m है, इसमें भी 6j है, 6m 6j। नंबर ऑफ मेंबर इसमें काउंट कर लें, 1 2 3 4, 4 तो वर्टिकल हैं और ये 4 हॉरिजेंटल मेंबर हैं, तो 4 4 8 ये मेंबर हो गए। इसके बाद देखिए ये हमारा इंटरनल हिंज कहाँ पर है, ये मिडिल ऑफ द मेंबर है। यहाँ पर हम इसको अगर जॉइंट काउंट करते हैं तो ये 2 मेंबर गिने जाएंगे, इसलिए 4 वर्टिकल हो गए, 5 6 7 8 और 9, इस तरह से 9 मेंबर हैं इसमें, तो m की वैल्यू 9 रखी जाएगी। हमने इसको जॉइंट कंसीडर कर लिया है, अब हम जॉइंट में भी इसको गिनेंगे, तो ये 9 हो गया m की वैल्यू। अब j की वैल्यू ज़रा देखें, यहाँ पर 1 2 3 4, 4 जॉइंट तो ये बॉटम में है, और 4 5 6 7 8 और 9, इस तरह से इसको भी एक जॉइंट गिनेंगे, तो ये भी नंबर ऑफ जॉइंट हमारे 9 आ गए, तो j की वैल्यू 9 हो गई, m की वैल्यू 9 हो गई। अब RE की वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारे 2 फिक्स सपोर्ट हैं, तो 6 और 6, फिक्स पर 6 होती है और हिंज पर 3 3 होती है, तो ये 6 + 6 + 3 + 3, ये हमारा 18 हो गया। तो इस तरह से ये RE की वैल्यू 18 आ गई। अब इसमें RE की वैल्यू 18 आ गई, RR बराबर हमारा, वो हम इस फार्मूले से अलग से निकाल लेते हैं, 3 टाइम्स समेशन ऑफ m-1। इसमें यहाँ पर देख लीजिए, एक हिंज यहाँ पर है इंटरनल, एक यहाँ पर है, यहाँ पर 3 मेंबर जुड़े हुए हैं, यहाँ पर 2 मेंबर जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर 3 टाइम्स 3D फ्रेम में यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होता है, और अंदर 3 - 1, 3 मेंबर हैं तो 3 - 1, 2 मेंबर हैं यहाँ पर तो 2 - 1 लिख करके, तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये 3 हो गया, 3 3 जा 9। इस तरह से RR की वैल्यू 9 आ गई। यहाँ से RR की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो ये 9 आ गया। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा DS की वैल्यू 9 आ जा रही है। ये हमारा डायरेक्ट एस्टिमेशन मेथड है। सेपरेट मेथड में DSC हम निकाल लेंगे, पहले तो RE में से 6 घटाएंगे। RE हमने यहाँ निकाला है 18 का, तो 18 - 6 = 12, तो DSC की वैल्यू हमारी 12 आ जाती है यहाँ से। और DSI की वैल्यू 6m - 6j - 6 + RR, इसका ये फार्मूला होता है इस मेथड में। तो इसमें m की वैल्यू वही 9 रखेंगे, j भी 9 रखेंगे। इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये -3 आ जाता है DSI। जब दोनों को जोड़ेंगे 12 - 3 = 9, DS = 9 आ जाएगा। यहाँ से भी DS बराबर 9 है, तो दोनों मेथड से एक ही वैल्यू प्राप्त हो गई। तीसरे में देखिए, शॉर्टकट मेथड में हम DSC तो वैसी तरह से निकालते हैं, 18 - 6 = 12, जैसा कि यहाँ पर है, ये शॉर्टकट मेथड ही है। DSI की वैल्यू निकाली जाती है, इसके लिए अलग फार्मूला यूज़ करते हैं, 6C - RR लिखते हैं। 3D फ्रेम में 6C - RR लिखते हैं, 2D फ्रेम में 3C - RR लिखते हैं। तो ये 6C - RR है। तो C की वैल्यू यहाँ पर देखिए कितने लूप बन रहे हैं हमारे इसमें फिगर में, तो हमारा ये फिगर है, इस फिगर में लूप कितने बन रहे हैं यहाँ पर। हाँ, अभी ये 6C - RR, अभी ऊपर वाला क्वेश्चन है, 6C - RR, यहाँ से C, इस फिगर में कितने लूप बन रहे हैं। टॉप में केवल एक लूप बन रहा है, टॉप में जो ये 4 मेंबर जुड़े हुए हैं, ये केवल एक लूप बना रहे हैं, बाकी साइड से ये भी खुला है, ये भी खुला है, इधर भी खुला है, उधर भी खुला है। तो C की वैल्यू इसमें 1 रखी जाएगी। C की वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 × 6 हो गया, तो 6 - 9 = -3। दोनों को जोड़ देंगे 12 और -3 को, तो ये 9 आ जाएगा। तो DS इस तरह से हमारा 9 आ गया। ये है शॉर्टकट मेथड। एक दूसरा क्वेश्चन है 9, इसमें ये भी फिगर हमारा 3D फिगर है। तो इस फिगर में एक यहाँ पर हिंज, रोलर हिंज है, एक रोलर हिंज यहाँ पर है। फार्मूला वही है, 6m + RE 6j + RR। RR हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे इस केस में अलग से 3 टाइम्स। देखिए इस
हिंज से कितने मेंबर कनेक्ट हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 - 1 आएगा। इससे 3 मेंबर कनेक्ट हैं तो 3 - 1 आएगा। ये हमारा 3 हो गया, ये 2 हो गया, 5 हो गया, 5 3 या 15 हो गया, RR बराबर 15 हो गया। तो RR का मान तो यहाँ रखेंगे। नंबर ऑफ जॉइंट इसमें ज़रा काउंट करेंगे तो देखिए 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, तो ये 6 हो गए जॉइंट बॉटम में, और 2 ये, 2 ये और 2 ये, 6 ये हो गए। तो 6 6 12, इस तरह से नंबर ऑफ जॉइंट हमारे कितने हो गए, 12 हो गए। नंबर ऑफ मेंबर कितने हो गए, वर्टिकल मेंबर कितने हैं हमारे, ये 6 तो ये है, और हॉरिजॉन्टल में 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो इस तरह से नंबर ऑफ मेंबर हमारे m की वैल्यू 13 आ गई। बस 13 यहाँ रख दीजिए, j की वैल्यू 12 रख दीजिए, RR का मान 15 रख दीजिए, RE बराबर 20। देखिए काउंट कर लीजिए, 2 हमारे फिक्स हैं तो 6 + 6 + 3 + 3 तो ये 18 हो गया, और +1 + 1 ये 20 हो गया। इस तरह से RE की वैल्यू 20 है। सबको सॉल्व किया हमने, DS की वैल्यू 11 यहाँ से आराम से प्राप्त हो जाएगी। सेपरेट मेथड में पहले DSC निकालेंगे, तो DSC में RE हमारा 20 है, 20 - 6 = 14, ये तो DSC की वैल्यू आ गई। DSI की वैल्यू 6m - 6j - 6 + RR से निकालेंगे। m की वैल्यू 13, j की वैल्यू 12, ये 13, ये 12 - 6 और +15, RR की वैल्यू 15 यहाँ से निकाल चुके हैं। तो ये भी -3 आ गया, तो 14 - 3 = 11। भाई पहले से आंसर हमारा मैच कर गया दोनों का। इसके बाद शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में DSC तो हमारा वही 20 - 6 = 14 रहेगा। DSI के लिए जो है 6C - RR फार्मूला यूज होगा। इसमें ज़रा देखिए, इस फिगर में कितने लूप बन रहे हैं। इस फिगर में ये टॉप पे एक ये लूप बन रहा है, एक यहाँ पर ये लूप बन रहा है, एक ये लूप बना, साइड में कहीं भी कोई क्लोज लूप नहीं है, एक साइड से ओपन है, इसलिए क्लोज लूप हमारे केवल 2 हैं इस फ्रेम में। तो C की वैल्यू 2 रख देंगे, तो 6 2 = 12 हो गया, 12 - 15 - 3 हो गया, और ये DSC और DSI को जोड़ देंगे तो 14 और -3 ये ऐड होने पर 11 आ गया। इस तरह से DS = 11। तो ये इंडिटर्मिनेसी ज्ञात करने के लिए, स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ज्ञात करने के लिए जो मेथड बताए थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, सभी मेथड को एक साथ कंपेयर करते हुए यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि ये प्रेजेंटेशन जो है लाभप्रद होगा। तो आज का टॉपिक यहीं पूरा होता है। थैंक यू।